नमस्कार। एंडोस्कोपी का रिपोर्ट आप जब करते हो उसमें किसी किसी पेशेंट में बैरेट्स इसोफेगस या इरोजिव इसोफेगाइटिस ऐसे लिख कर आता है। तो ये क्या होता है, उसे ठीक कैसे किया जाता है, इसका रूट कॉज क्या है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का आप वीडियो पूरा देखना ताकि वो आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले इसोफेगस आप सबको पता है, गले से लेके स्टमक तक का जो पाइप है, फूड पाइप है, जो खाना आपके गले से लेके मतलब आप मुंह से खाना जब पास होता है वो इसोफेगस से होकर स्टमक में जाता है, उसको बोला जाता है इसोफेगस। ठीक है। अभी इसोफेगस और स्टमक इसका जो जंक्शन होता है इसको बोला जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको एलियस बोला जाता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इरोजिव इसोफेगाइटिस क्या होता है। इरोजिव का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मतलब ऊन हो जाना है, छाले हो जाना। आप सादी भाषा में बोलोगे तो छाले हो जाना। देखिए, इसोफेगस जो है उसके अंदर की जो लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजा बोला जाता है, मतलब एक अंदर की लाइनिंग होती है जिस म्यूकोजा के कारण एसिड या फिर एसिडिक कंटेंट का इफेक्ट इसोफेगस पर नहीं होता। लेकिन जब आपका एलियस लूज होता है, एसिड रिफ्लक्स या जेआईडी की जो समस्या होती है, उसमें होता क्या है कि स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर जाता है इसोफेगस में, और उसके कारण इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कट हो जाती है, इरोजन हो जाता है, मतलब वहां छाले हो जाते हैं, जिस सादी भाषा में बोल सकते हैं आप, छाले हो जाते, और उसके कारण वहां सूजन आ जाती है। इसी को बोला जाता है इरोजिव इसोफेगाइटिस। अब ये बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब इरोजिव इसोफेगाइटिस होता है उसका अगर आप मतलब ट्रीटमेंट नहीं करोगे, अगर वो बढ़ता जाएगा तो आगे जाके उसका रूपांतर बैरेट्स इसोफेगस में हो सकता है। अभी ये क्यों होता है कि देखो, आप मतलब वो एसिड जो है वो इसोफेगस की इनर लाइनिंग को बार बार इरिटेट करेगा, और इरिटेट करने की वजह से जो वहां की सेल्स है, वहां की पेशी है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। वहां का जो स्ट्रक्चर है सेल्स का, वो बदल जाता है, और ऐसे हो जाता है जैसे आपके इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर होता है। इंटेस्टाइन जैसे आपके आंतों में अंदर की जो लाइनिंग होती है, उस तरह की लाइनिंग इसोफेगस में हो जाती है, और इसी को बोला जाता है बैरेट्स इसोफेगस। मतलब यहां पे क्या हुआ है, जो इसोफेगस की सेल्स है उसमें बदलाव हो गया, उसका स्ट्रक्चर बदल गया और एक अलग स्ट्रक्चर हो गया, उसी को बोला जाता है बैरेट्स इसोफेगस, और इसी से आगे जाके कैंसर की संभावना भी बनती है। आज का वीडियो में हम कैंसर के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि जो बैरेट्स इसोफेगस है, इरोजिव इसोफेगाइटिस है, इसका कैंसर से कैसे संबंध है, इससे कैंसर कैसे हो सकता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में करेंगे। वो आप जरूर देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अभी हमने देख लिया कि इरोजिव इसोफेगाइटिस क्या है और बैरेट्स इसोफेगस क्या है। अभी हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें खाया हुआ ऊपर आ जाना, इसोफेगस मतलब छाती के साइड में हार्ड बर्न होना, जलन होना, या फिर गले में उनको हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उनका आवाज खुलकर नहीं आता, हवा जैसे मतलब मोटा आवाज हो जाता है, या फिर डेंटल इरोजन, कानों में तकलीफ हो जाती है, सर में तकलीफ हो जाती है, मतलब एक सादे यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, किसी किसी में अस्थमा हो जाता है, किसी किसी को निगलने में तकलीफ हो जाती है। ये सब समस्या इसोफेगस, इरोजिव इसोफेगाइटिस में हो सकती है। और यहां तक कि आपकी छाती के ऊपर की जितने भी सिम्टम्स है, इसमें इरोजिव इसोफेगाइटिस होने की संभावना होती है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है। देखिए, हमने शुरू में बात की कि जो इरोजन है, जो छाला बनने की जो प्रोसीजर है, वो क्यों हुआ, वहां पे सूजन क्यों आई, क्योंकि एसिड ने वहां जाके इरिटेट किया। एसिड वहां क्यों गया, तो उसका जवाब ये है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या था, लूज था। वो लूज होने के कारण स्टमक का एसिड ऊपर गया। ठीक है। अभी ये जो लूज है एलियस, यही उसका रूट कॉज है।
इसोफेगस के लिए, इरोजिव इसोफेगाइटिस के लिए लोग एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं ताकि वो बढ़े ना। देखो एक हद तक वो ठीक भी है, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा जलन हो रही है तो आप एसिडिटी की दवाइयां खा सकते हो, लेकिन एसिडिटी की दवाइयां खा के ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो ताकि वो उसको इरिटेट ना करे, लेकिन उससे कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखना। तो उसमें बताया हमने कि आप एसिड को ज्यादा न्यूट्रलाइज करोगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज करना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के राहत के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे परमानेंट सोल्यूशन की। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जो एलियस लूज हुआ है वो उसका फंक्शन अच्छा करने के लिए वो टाइट हो जाए, सीधी सी बात है। अभी एलियस बना का है डायफ्राम का क्रूरल फाइबर्स, मतलब लेफ्ट डायफ्राम के जो क्रूरल फाइबर्स होते हैं, एक विशिष्ट फाइबर होते हैं मसल फाइबर, जिसे एलियस बना हुआ है। अभी ये जो एलियस अगर डायफ्राम से बना हुआ है तो अगर हमें इसे ठीक करना है तो एक ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है कि डायफ्राम को सही पोजीशन में लाया जाए। डायफ्राम ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जिससे इनहेल और एक्सेल का फंक्शन वो प्रॉपर कर पाए, सिंपल बात। और डायफ्राम होता कहाँ है, रिबकेज में। तो अगर हमें ये सब करना है तो हमें रिबकेज का पोस्चर सही करना होगा, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम ब्रीदिंग टेक्निक्स मतलब आपका जो पोस्चर है, आपका बॉडी पोस्चर का एनालिसिस करके। ऐसे नहीं कि सब ब्रीदिंग टेक्निक सबके लिए काम आएगी, ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए भी ब्रीदिंग टेक्निक अलग अलग होती, किसी का क्या प्रॉब्लम रहता है, किसी का क्या प्रॉब्लम रहता है, किसी के मतलब एलियस लूज होने का कारण डायफ्राम है, ठीक है, लेकिन डायफ्राम सही पोजीशन में नहीं होने के कारण कई सारे हैं। उसमें रिबकेज है, लेकिन रिबकेज अकेला नहीं है, उसके पीछे पेल्विस भी है, गर्दन भी है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसके लिए इसका जो रूट कॉज, इसका जो पोस्चर है, मतलब जिस पेशेंट में ये करना है, एलियस का जो प्रॉब्लम है, अगर ये पेशेंट का जो पोस्चर है उसका एनालिसिस करके हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं तो डायफ्राम सही पोजीशन में आएगा ताकि आप इनहेल और एक्सेल का फंक्शन प्रॉपर कर पाए। और यही इसका ट्रीटमेंट है, मतलब डायफ्राम ही मेन ट्रीटमेंट है एलियस को टाइट करने के लिए। डायफ्राम सही पोजीशन में होना चाहिए। तो इस चैनल पर हमने कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है, ये ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स दी है जो ज्यादातर लोगों को उसका फायदा हो। देखिए इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन उसके लिए एनालिसिस करना जरूरी होता है पोस्चर का। लेकिन कुछ ब्रीदिंग टेक्निक ऐसी है कि जो मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा हो सके, और वो सब ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने एक चैनल पर देकर रखी है, आप वो जरूर देखना। और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि लोगों के काम में आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।